Good morning everyone. Today we will discuss about chapter 8 of class 10th, which is how do organisms reproduce. So students, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि organisms किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, एंड थर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से रिप्रोड्यूस होते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जरूरी है कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन करने की क्या ज़रूरत है, वो किस प्रकार से करते हैं ये तो हम बाद में देख लेंगे, पर रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है, हम यहाँ पर ये देखेंगे। जैसे कि अदर लाइफ प्रोसेसेस लाइक दैट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन एक्सेट्रा हमारी बॉडी में होती हैं, ठीक उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी हमारी बॉडी में होता है। पर अदर लाइफ प्रोसेसेस लाइक दैट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सभी हमारी लाइफ को चलाने के लिए नेसेसरी होती हैं। यदि ये लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में ना हो, मींस यदि हम न्यूट्रिशन ना ले, रेस्पिरेशन हमारा सही तरीके से ना चले, डाइजेशन सही तरीके से ना करें, तो क्या होता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। पर यदि ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे जो भी होते हैं, यदि इनमें रिप्रोडक्शन ना हो तब भी क्या ये मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तब भी ये जिंदा रह सकते हैं। फिर क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ, to pass on its genes which are acquired over millennia. Reproduction is essentially a process by which individuals produce need individuals of the same kind, and this process is very important for the existence of life on earth. So students, अर्थ पर लाइफ हमेशा बनी रहे, जो चेन सदियों से चली आ रही है वो आगे तक इसी प्रकार से चलती रहे, इसके कारण से रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। जैसे हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, और आप भी जानते हो कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर पाए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन होता रहता है, इसके कारण ये हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो उसकी स्पीसीज अर्थ पर ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व तभी रहेगा जबकि वो रिप्रोडक्शन करेगा। सो स्टूडेंट्स, सभी ऑर्गेनिज्म सेम अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, डॉग के बच्चे डॉग जैसे दिखाई देते हैं, कैट के बच्चे कैट जैसे दिखाई देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स सेम अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरी होता है। अर्थ पर लाइफ हमेशा बनी रहे, कभी भी लाइफ खत्म ना हो, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज देयर, organisms look similar because the body designs are similar. If body designs are to be similar, the blueprint for this designs to be similar. So students, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी organisms होते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो ऑफस्प्रिंग सेम टू सेम क्या अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई नहीं देते हैं। यदि आप अपना ही एग्जाम्पल लो तो क्या सेम आप अपनी मम्मी जैसे लगते हो या फिर पापा जैसे लगते हो? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे कुछ कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे हो सकता है आपकी आइज़ का कलर आपकी मम्मी से मैच करता हो, आपके फेस का कलर मैच करता हो, आपके हेयर का कलर मैच करता हो, आपकी हाइट मैच करती हो, आपकी आइज़ की डिजाइन मैच करती हो। इस प्रकार की सिमिलरिटीज़ पाई जा सकती हैं। मींस कुछ कुछ कैरेक्टर आपके अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते दिखाई दे सकते हैं, पर क्या सेम टू सेम आप उनके जैसे लगते हो? ऐसा है? ऐसा क्यों नहीं होता है? हम सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई क्यों नहीं देते हैं, वो ही इस टॉपिक में समझाया गया है। The DNA is the cell nucleus, is the information source for making proteins. If the information is changed,
डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी डीएनए कॉपी होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए कॉपी कब होता है। हमने क्लास 8th में भी पढ़ा था कि जब मेल एंड फीमेल जर्म सेल का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, उस समय क्या होता है, दोनों ही सेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एक न्यू सेल बनाती हैं, क्योंकि मेल एंड फीमेल सेल दोनों से ही 50-50% कैरेक्टर मिलते हैं और एक नई सेल बनती है, जिसे हम इस नई सेल को हम जायगोट बोलते हैं। इस जायगोट सेल में कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है, जिससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो को जब न्यूट्रिशन मिलता है तो वो आगे जाकर क्या बनता है, डेवलप्ड बेबी बनता है। डीएनए जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। आपको पता है कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं, और जो डीएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम करता है, क्योंकि इसी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो भी न्यूट्रिशन मटेरियल होते हैं, इनसे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसी प्रोटीन से क्या बनता है, हमारा बॉडी का फॉर्मेशन। और इस प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम, फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, डीएनए का होता है। और जो डीएनए होता है ये इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, इंफॉर्मेशन मीन्स कैरेक्टर, हमारे जो भी हमें कैरेक्टर अपने माता पिता से मिलते हैं, जैसे हमारी आइज का कलर, हमारी हाइट, हमारा कलर, या फिर अदर कैरेक्टर जो भी हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, वो किसके कारण मिलते हैं, डीएनए इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इसे जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। Therefore, basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. Cells use chemical reaction to build copies of their DNA. This creates two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separated from each other. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जब भी डीएनए कॉपी होता है और उसी टाइम यदि किसी भी टाइप की एरर आ जाए, मींस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी टाइप का म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाए, तो उससे क्या होता है, जो डीएनए कॉपी होता है वो एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी नहीं हो पाता है। उसमें क्या हो जाती हैं, कुछ एरर आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि मेल से 50% कैरेक्टर आते हैं और फीमेल से आते हैं 50% कैरेक्टर। तो मेल का डीएनए भी कॉपी होगा और फीमेल का डीएनए भी कॉपी होगा, जिससे एक नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा। अब यहाँ पर क्योंकि मेल का डीएनए अलग है, मींस मेल के पास प्रोटीन अलग है, फीमेल के पास प्रोटीन अलग है। अब दोनों टाइप के जो डीएनए है वो कॉपी होकर आए और उनने क्या बना दिया, एक नया टाइप का प्रोटीन बना दिया, जो कि ना तो एग्जैक्ट मेल जैसा है और ना ही फीमेल जैसा है। तो क्या हुआ, इधर पर नई टाइप की कॉपी बन गई है। डीएनए ने एक नए टाइप का प्रोटीन बना दिया है, जिससे कि जो नया ऑर्गेनिजम्स होता है वो सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसा नहीं होता है। मेल एंड फीमेल के डीएनए ने न्यू टाइप का प्रोटीन का फॉर्मेशन किया है, न्यू टाइप का प्रोटीन बना है, जिससे कि एक नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या बच्चे होते हैं सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते हैं। नाउ वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा, जब मेल एंड फीमेल का डीएनए कॉपी होता है तो उससे एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि अपने पेरेंट्स से एकदम डिफरेंट होता है। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रकार की प्रोसेस सदियों से चली आ रही है। कई जनरेशन निकल गई हैं, उनमें क्या हुआ है, इसी टाइप से एक जनरेशन में जब रिप्रोडक्शन होता है, उसका डीएनए कॉपी होता है, तो उससे एक नई जनरेशन बनती है। ऐसी हजारों करोड़ों जनरेशन जब आती हैं तो क्या होता है, उनसे एक नई स्पीसी बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, हमने सुना है कि वो किसके जैसे होते थे, बंदर जैसे दिखाई देते थे। फिर कई जनरेशन में उनमें चेंज आते गए, क्योंकि उनका डीएनए कॉपी हुआ, उससे एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता गया और फिर एक नई स्पीसीज आई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी ओल्ड स्पीसीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ मैच करती हैं, पर हम एकदम उनके जैसे तो नहीं हैं, उनसे हम क्या हो गए हैं, एकदम डिफरेंट हो गए हैं। तो यही क्या है, वेरिएशन की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए आप, जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे बहुत पुराने,
उनमें क्या होता था, इतना उनका ब्रेन तेज नहीं था जितना कि आज के ह्यूमन का है। तो यही इसी प्रकार के अदर एग्जाम्पल भी होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि वेरिएशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, वेरिएशंस इन स्पीसीज हेल्प देम टू अडॉप्ट देमसेल्व्स to that particular environment and give them a chance of survival. Means variations किसी स्पीसीज को बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलती हुई एटमॉस्फेयर में रहने के योग्य बनाता है। जैसे कि हमने सुना है डायनासोर के बारे में, डायनासोर अब अर्थ पर नहीं है। क्यों नहीं है अर्थ पर? क्योंकि वो बदलते हुए एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल नहीं पाए, उसके अकॉर्डिंग एडॉप्ट नहीं हो पाए, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। इसी प्रकार से अदर स्पीसीज भी होती हैं। जो ऑर्गेनिजम्स अपना एडॉप्टेशन कर पाते हैं चेंज होते हुए एटमॉस्फेयर में, वो लिविंग स्टेज में है आज भी अर्थ पर, और जो नहीं कर पाते हैं एडॉप्टेशन वो मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर वेरिएंट्स दैट आर रेसिस्टेंट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। दे हैव अ चांस ऑफ सर्वाइवल इन हाई टेम्परेचर जोन्स वाइल अदर्स डाई। मीन्स थर्मोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी जीवित रहते हैं। मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो हाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये बैक्टीरिया अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया अपने आप को एडॉप्ट कर पाए उन्हें ही हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। पर जो बैक्टीरिया इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर में अपने आप को नहीं ढाल पाए वो मर गए हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।